भाइयों बहनों, 6 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। अभी कुछ ही घंटों के बाद 7वें चरण के चुनाव प्रचार कार्य बंद होगा और 7 मार्च को प्रातः 7 बजे से आप सभी को मतदान करना है। भाइयों बहनों, 6 चरणों के चुनाव प्रचार ने अब तक जो अपना रुझान दिया है, इसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों को जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बना रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आहट से ही माफिया प्रवृत्ति के तमाम नेताओं ने विदेश भागने की अपनी बुकिंग भी शुरू कर दी है। 6ठे चरण तक खूब जोरदार चौके और छक्के लगे हैं और 7वें चरण में मैं आपसे आजमगढ़ की जनता से, मेहनगर की जनता से अपील करने के लिए आया हूं। कितने जोरदार छक्का लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का स्कोर 330 पार कर जाए, और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आपने कोरोना कालखंड देखा होगा। कोरोना कालखंड के दौरान आपने इस बात को देखा होगा कि आजमगढ़ की जनता ने भले ही मुलायम सिंह जी को सांसद बनाया हो या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आजमगढ़ से सांसद बना के भेजा, कोरोना कालखंड में मैंने 3 बार आजमगढ़ जनपद का दौरा किया, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजमगढ़ के सांसद थे और हैं, उन्होंने एक भी बार आजमगढ़ की जनता का हालचाल लेने के लिए कोरोना कालखंड में आए थे? भाइयों बहनों, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 तक 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस कालखंड में क्या मेहनगर में आपको बिजली मिलती थी क्या? और 2017 के बाद आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप देख सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में कुछ भी लगाव आजमगढ़ के नौजवानों के प्रति, आजमगढ़ के विकास के प्रति होती, तो वह कोरोना कालखंड में हालचाल भी लेते। जब उनकी सरकार थी उस समय यहां बिजली भी देते और आपके सुख दुख में सहभागी बनते। तो हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जब उन्हें मजबूर किया गया, आजमगढ़ में ही किसी विधानसभा से उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए था। उनको भी मालूम है पैरों के नीचे की जमीन समाप्त हो चुकी है, खिसक चुकी है, और आजमगढ़ जनपद की सभी 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का परचम लहरा रहा है और सपा गठबंधन के लिए अब कोई जगह नहीं है। और इसलिए अब वह ऊल जलूल बयानबाजी करने पे उतारू हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा किया? आजमगढ़ का नौजवान, यहां तो ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है, साहित्यकारों की भूमि रही है, ऋषि मुनियों की भूमि रही है, और
आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी किसी ने खड़ी की तो समाजवादी पार्टी ने खड़ी की। आप याद करिए, आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले कहीं जाता था, होटल में उसे रूम नहीं मिलता था और धर्मशाला में रुकने की भी उसको मनाही कर दी जाती थी। ये पहचान का संकट अगर आपके सामने किसी ने खड़ा किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना विकास के लिए नहीं थी, गरीबों के लिए नहीं थी, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं थी, किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं थी। इनकी संवेदना तो संजरपुर के आतंकवादियों को छुड़ाने के प्रति थी, उनके अलावा इनकी कोई संवेदना नहीं थी। और आपने देखा होगा, संजरपुर का वह आतंकवादी जिसे अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में फांसी की सजा हुई और जिसका एक भाई बटाला हाउस के मामले में सीरिया भाग गया है, उस आतंकी घटना का जिम्मेदार है वह व्यक्ति, दुर्भाग्य से उसका अब्बाजान समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। यहां पे समाजवादी पार्टी का दाल में काला है ना, और इसीलिए तो इनको बोला जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए कहा जाता है। ये जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित हुई, क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई थी क्या? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर आतंकी हमले हुए, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ, कानपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए, बिजनौर में ब्लास्ट हुए थे। ये सभी घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेकर के अपनी संवेदना को भी उन आतंकवादियों के प्रति व्यक्त करने का कुत्सित प्रयास किया था। इनके समय में दंगे होते थे, हर तीसरे दिन एक दंगा, पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे। लेकिन 5 साल में अपने प्रदेश में कोई दंगों का नामो निशान सुना है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आज तो दंगा नहीं होता है। दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश है आज उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो अगले दिन नोटिस चस्पा हो जाएगी, तीसरे दिन फोटो चस्पा हो जाएगी और 5वें दिन नोटिस पहुंचेगी और 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएंगी। इसलिए आज दंगा कोई नहीं करता। हमारी संवेदना गरीबों के लिए है, हमारी संवेदना दलितों के लिए है, हमारी संवेदना नौजवानों के लिए है, हमारी संवेदना महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी संवेदना किसी दंगाई के प्रति नहीं है, हमारी संवेदना आतंकवाद के प्रति नहीं है, हमारी संवेदना पेशेवर माफियाओं के प्रति नहीं है, हमारी संवेदना तो नौजवानों के रोजगार के लिए है। और इसीलिए कोरोना कालखंड में भी जब लोग परेशान थे, मैं आया था 3 बार मैंने आजमगढ़ का दौरा किया, आजमगढ़ की सारी व्यवस्थाओं को देखा, प्रवासी हो या निवासी सबकी सुविधा का ध्यान रखा, उपचार की व्यवस्था कराई और फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दे दी। कितने लोगों ने वैक्सीन यहां लगाई? वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं लिया ना? यह है भाजपा की डबल इंजन की सरकार का प्रभाव। सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये सारा वैक्सीन ब्लैक हो जाता, किसी को नहीं मिलता। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन मिला कि नहीं मिला?
2 बार मिला कि नहीं मिला? और दाल, तेल और नमक मिला है ना? क्या सपा की सरकार होती तो ये मिलता क्या? सपा की सरकार होती तो उनके गुर्गे सब खा जाते। ये उनके गुर्गे हैं ना, जो ये जहरीली शराब बेच बेच करके गरीबों को मार रहे हैं। इन माफियाओं को देखा ना? छत्रपतींचा विचार म्हणजे